अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 102 के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन नंबर 32, 72, 74, 76, 79, 80 और 81, ये सेक्शंस में हमने प्रोविजंस को पढ़ा था, ये सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं जब हम सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन नंबर 96, 97, 98 एंड 100 के अंदर जब भी हम सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम हमें जो ऊपर वाले सेक्शंस हमें गिवन है इनकी हेल्प ले सकते हैं। सपोज आपको एक पर्सन की हेल्प चाहिए टू एग्जीक्यूट द सर्च वारंट, तो सेक्शन नंबर 32 बोलता है कि हर पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो जो पब्लिक ऑफिसर है उनकी हर जगह पे असिस्टेंस करे। तो सेम प्रोविजन सर्च वारंट के ऊपर भी लगेगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 103 पे हम आते हैं। ये बोलता है कि जिस भी पर्सन के घर में सर्च वारंट आप एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे हो उसकी ड्यूटी बनती है कि आपको वो घर का पूरा एक्सेस दे, बिकॉज आपके पास वारंट है एंड उसके एग्जीक्यूट करने के लिए आपको घर में जाना है। तो जो भी ओनर है उसकी ड्यूटी बनती है कि आपको एक फ्री एंग्रेस दे, फ्रीली आपको घर के अंदर आने दे। ओके, क्लॉज 2 का बोलता है कि अगर इंग्रेस आपको नहीं मिल पाता है, आपको रोका जाता है घर में घुसने से, तो आप सेक्शन नंबर 44 में जो प्रोसीजर गिवन था कि आप घर का दरवाजा तोड़ सकते हो, वो सारी की सारी चीजें आप सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कर सकते हो। ओके, क्लॉज 3 जो है इसका, इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको शक है कि कोई बंदा कोई आइटम को छुपा रहा है, तब उस बंदे की भी तलाशी ले सकते हो। और अगर आपको एक वुमेन की तलाशी लेनी है तो वो काम एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही कर सकती है। ओके, या फिर कोई और वुमेन भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि वुमेन पुलिस ऑफिसर ही सर्च करेगी, बट जो नेसेसरी है यहाँ पे वो ये है कि एक वुमेन की सर्च करेगी। ओके, क्लॉज 4 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप कोई 2 विटनेस की प्रेजेंस में ही सर्च को कंडक्ट करोगे। ओके, एंड जो 2 विटनेस है ये सेम लोकेलिटी के होने चाहिए, लेकिन अगर ये सेम लोकेलिटी में नहीं मिल पाते 2 विटनेस, तो आप दूसरी लोकेलिटी में भी जाके विटनेस को लेके आ सकते हो। अब ये विटनेस के प्रेजेंस में जो सर्च हो रहा है इसका ये रीजन है ताकि पुलिस ऑफिसर कोई गलत काम ना कर ले एंड कोई करप्शन वगैरह वो ना करे, इसलिए विटनेस के प्रेजेंस में ही आप सर्च को कंडक्ट करोगे। ओके, अब इसका जो क्लॉज 5 है इसमें बोला हुआ है कि कोई भी आप सामान आपको मिलता है सर्च के दौरान, कोई भी आइटम मिलता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है, ये आप अपने पास जब्त कर लोगे एंड इसकी आप एक लिस्ट बनाओगे। एक लिस्ट आप बनाओगे कि कौन से आइटम आपने यहाँ पे जब्त करें। ओके, एंड जो लिस्ट बनी है इसके ऊपर सारे विटनेसेस जो हैं वो अपने साइन करेंगे। ओके, इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि कोई भी विटनेस जो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर रहा है, इन लिस्ट के ऊपर साइन कर रहा है, इनको आप कोर्ट में नहीं बुलाओगे अनटिल एंड अनलेस कोर्ट खुद समन ना कर ले। अगर कोर्ट खुद समन करेगी इन विटनेस को बुलाने के लिए तो इनको आना पड़ेगा, बट कोई पुलिस ऑफिसर इनको ऑर्डर साइन नहीं करवा सकता है, इनको एक बॉन्ड साइन नहीं करवा सकता है कि आपको कोर्ट में जाके पेश होना पड़ेगा आगे जाके। ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। इसमें एक और चीज लिखी हुई है क्लॉज 6 में कि जिसके घर में सर्च कंडक्ट हो रही है उसके भी आप साइन लोगे जो लिस्ट के ऊपर। ओके, जो लिस्ट बन रही है जिस इसमें लिखा कि कौन से आइटम को सीज किया जा रहा है, उस लिस्ट पे जो घर के ऑक्यूपेंट है उनके भी आप साइन लोगे। ओके, एंड ये भी चीज लिखी हुई है इसमें कि वो सर्च को विटनेस कर सकते हैं। तो कहीं भी उनके घर में सर्च हो रही है, किसी भी रूम में हो रही है, तो उनके राइट है कि वो सर्च को विटनेस करे एंड वो पुलिस के साथ रहें। ओके, क्लॉज 7 इसका बोलता है कि अगर आप किसी बंदे की सर्च कर रहे हो, उस केस में जो भी उस बंदे के बॉडी में से सामान मिलता है, आइटम्स मिलते हैं, उसकी भी आप एक लिस्ट बनाओगे और उस लिस्ट में आप इस पर्सन के साइन लोगे। ओके, अब क्लॉज 8 बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन विटनेस बनने से मना कर देता है, इन दैट केस सेक्शन नंबर 220 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि हमारी न्यू आईपीसी है, 220 के अंडर आप उसको सजा दे सकते हो। अब सेक्शन नंबर 104 बोलता है कि अगर आपकी सर्च कंडक्ट हो रही है कोई दूसरी जुरिस्डिक्शन में,
फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट दिए हैं और नोएडा में जाके सर्च कंडक्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली दिल्ली के जो मजिस्ट्रेट हैं उनको पहले नोएडा के मजिस्ट्रेट के पास सर्च वारंट को भेजना पड़ेगा, एंड जो नोएडा के मजिस्ट्रेट है फिर उस सर्च वारंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वहाँ पे वो आइटम्स को जब्त करेंगे, सर्च करेंगे, इन आइटम्स को वो जब्त करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे। अब ये सारी की सारी चीज़ें लाके नोएडा के मजिस्ट्रेट को ये दे देंगे, बिकॉज नोएडा इज क्लोजर टू दिल्ली मजिस्ट्रेट। अब अगर सपोज दिल्ली लेके जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो पुलिस ऑफिसर्स हैं नोएडा के मजिस्ट्रेट के पास ही सारे आइटम्स को लेके जाएंगे, एंड उसके बाद जो नोएडा के मजिस्ट्रेट हैं वो सारे की सारी चीज़ें और जो लिस्ट हैं ये दिल्ली के मजिस्ट्रेट के पास भिजवा देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा अगर आपको सर्च कंडक्ट करवानी है अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 104 बोलता है। अब सेक्शन नंबर 105 हमें इसलिए गिवन है ताकि पुलिस ऑफिसर्स कोई करप्शन ना कर सकें। सपोज सर्च के दौरान उनको काफ़ी सारे आइटम्स मिली हैं, अब वो डील कर लेते हैं लोगों के साथ कि आप आइटम्स को रख लो लेकिन हमें कुछ पैसे दे दो, तो रिश्वत वो ना लें। इस चीज़ के लिए सेक्शन नंबर 105 में बोला गया है कि पूरी सर्च की अब ऑडियो विजुअल वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अब 106 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर को कोई भी चीज़ मिलती है जो कि उनको लगता है कि स्टोलन है, चुराई हुई आइटम है ये, उस केस में जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेंगे, उस चोरी के आइटम को वो सीज कर लेंगे। ये हमारा क्लॉज 1 बोलता है। एंड जो क्लॉज 2 है इसका ये बोलता है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर को कोई भी ऐसी आइटम मिलती है तो वो जाके अपने एसएचओ जो हैं, जो उनके ऑफिसर इन चार्ज है पुलिस स्टेशन के, उनके पास वो आइटम लेके जाएंगे और उनके पास वो रखवा देंगे। ओके, क्लॉज 3 इसका बोलता है कि जो भी आइटम्स पुलिस ऑफिसर को मिल रही है ये आइटम्स को वो मजिस्ट्रेट के पास भिजवा देंगे। एंड अगर उनको लगता है कि इस प्रॉपर्टी को आगे होल्ड करना ज़रूरी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं है, तो वो एक बॉन्ड के ऊपर एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगे एंड इस प्रॉपर्टी को वो वापस कर देंगे उस बंदे को जिससे उन्होंने प्रॉपर्टी ली है। ओके, तो ये पूरा प्रोसीजर वो कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भी गिवन है कि अगर सपोज जो प्रॉपर्टी जब्त हुई है वो ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी से डिके हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सपोज उनको बहुत सारे ऐसे आम मिले हैं, मैंगोज मिले हैं जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है। अब वो क्या करेंगे, इन मैंगोज को वो उसकी सेल करवा देंगे, बिकॉज इसको ज़्यादा टाइम तक रखा है इन्होंने तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इनकी वो सेल करवा देंगे एंड जो भी पैसा इनको मिलेगा उस सेल से वो अपने पास वो रख लेंगे। ओके, एंड आके जाके जो भी कोर्ट का डिसीजन आता है उस हिसाब से ये पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब सेक्शन नंबर 107 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर पुलिस ऑफिसर्स को कोई भी ऐसी आइटम मिलती है जो कि चोरी की आइटम है या फिर वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो प्रॉपर्टी एक क्राइम को एग्जीक्यूट करने के बाद ऑब्टेन हुई है, चोरी में, डकैती में, रॉबरी में, किसी भी दौरान वो प्रॉपर्टी को ऑब्टेन किया गया। अब इस केस में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को वो लेके जाएंगे एक मजिस्ट्रेट के पास और उनको वो बोलेंगे कि आप इस केस में कॉग्निजेंस ले लो। ओके, एंड इस केस को आप स्टार्ट करो। और उसके बाद जो हमारे मजिस्ट्रेट है वो बोलेंगे सामने वाली पार्टी को जो है जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसको वो नोटिस देंगे कि 14 डेज के अंदर अंदर आप आओ कोर्ट में और हमें बताओ कि क्यों हम इस प्रॉपर्टी को अटैच ना करें। ओके, तो एक शो कॉज नोटिस आप इस पर्सन को भेजोगे। अब उसके बाद सुनने के बाद, उसकी सारी बातें सुनने के बाद जो मैजिस्ट्रेट हैं वो ये कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लें। ओके, या फिर अगर उन मैजिस्ट्रेट को लगता है या फिर उन जज को लगता है कि सारे प्रोसीजर से बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो ये 14 डेज का नोटिस वगैरह कुछ नहीं देंगे, सीधा उस प्रॉपर्टी को वो अटैच कर लेंगे। ओके, अब सपोज जब प्रोसीडिंग्स के दौरान जज को लगता है कि हाँ जो प्रॉपर्टी है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये चोरी या फिर डकैती के दौरान ऑब्टेन हुई थी। अब इस केस में क्या करेंगे, जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं वो इस प्रॉपर्टी को उसके जो राइटफुल ओनर है, जिसके घर से चोरी हुई है या फिर जिसके घर से डकैती हुई है,
उसको ये प्रॉपर्टी वो वापस कर देंगे। ओके, या फिर अगर पता नहीं लग पा रहा है कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, इस चीज की जो सर्टेनमेंट है वो नहीं हो पा रही है, इस पर्टिकुलर केस में ये प्रॉपर्टी जाएगी गवर्नमेंट के पास। ओके, तो पहले तुमको यही देखना है कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, उसको प्रॉपर्टी वापस कर दोगे। लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है तो आप गवर्नमेंट को ये प्रॉपर्टी दे दोगे। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसीजर है इस चीज के बारे में सेक्शन नंबर 107 बात करता है। आपको बस ये जनरल प्रोसीजर पता होना चाहिए, ऐसा अच्छे सेक्शन में से क्वेश्चंस नहीं बनते। ओके, अब सेक्शन नंबर 108 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं वो खुद भी सर्च को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो जगह है वो उनकी जुरिसडिक्शन के अंदर होनी चाहिए। सपोज पीतमपुरा के मैजिस्ट्रेट हैं तो वो पीतमपुरा के अंदर ही सर्च को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, खुद जाके वो सर्च कर सकते हैं। ओके, अब सेक्शन नंबर 109 बोलता है कि अगर कोर्ट को कोई भी चीज मिलती है, जो हमारे मैजिस्ट्रेट जा रहे हैं वहां पे सर्च को करने के लिए, उनको कोई भी चीज मिलती है तो वो उसको सीज कर सकते हैं, कोई भी आइटम को वो सर्च के दौरान सीज कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 110 पे हम आते हैं। इसमें एक सिंपल सी बात बोली हुई है कि अगर सपोज कोर्ट ए है, कोर्ट ए दिल्ली में रहती है। ओके, कोर्ट ए दिल्ली में है। ओके, इस कोर्ट को क्या करना है, कोई समन्स भिजवाने हैं या फिर एक सर्च वारंट भिजवाना है मुंबई में। अब इस केस में मुंबई की जो कोर्ट है, कोर्ट बी, इनको ये सारे समन्स या जो वारंट है वो भिजवा देंगे एंड कोर्ट बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उस सर्च वारंट को ये एग्जीक्यूट करवाएं या फिर जिस पर्सन को समन किया गया है उसकी वो अटेंडेंस करवाएं। ओके, तो ये कोर्ट बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब सपोज उनको कोई भी आइटम मिलती है वहां पे, कोर्ट बी को कोई सर्च वारंट के दौरान काफी सारे आइटम्स उनको मिल जाती है, तो ये सारी आइटम्स कोर्ट ए को ये भिजवा देगी। ओके, तो ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे सेक्शन 110 में गिवन है। इसमें ये चीज भी लिखी हुई है कि अगर सपोज कोर्ट ए को ये सारे काम करवाने हैं कोर्ट सी के थ्रू, जो कि इंडिया के बाहर बैठती है। सपोज लंदन में एक आपको सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करवाना है। इस केस में कोर्ट ए की अथॉरिटी है कि लंदन की कोर्ट को ये सारी चीजें करने के लिए बोले, एंड अगर इंडिया और लंदन के बीच में एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हुआ हुआ है, उनके बीच में ट्रीटी हुई हुई है कि ये सारे आइटम्स अलाउ करेंगे। अगर आपका कोई कोर्ट हमको कोई कुछ बोलता है तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, एंड अगर हमारा कोर्ट आपको कुछ बोलता है तो आप उसको एग्जीक्यूट करना। तो ऐसा अरेंजमेंट अगर दोनों के बीच में हुआ हुआ है तो कोर्ट ए जो है ये समन्स और सर्च वारंट जो है कोर्ट सी को भी भिजवा सकते हैं। ओके, तो ये पूरे प्रोसीजर के बारे में सेक्शन 110 में बोला गया। अब इसी प्रोसीजर के दौरान आप सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट या समन्स भिजवा सकते हो किसी भी टेरिटरी में। ओके, अब यहाँ पे एक और सिचुएशन के बारे में बात करी गई है कि सपोज लंदन का कोर्ट जो है वो सर्च वारंट भिजवाता है दिल्ली की कोर्ट को। दिल्ली में कोई जगह है, वहां पे इनको सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करवाना है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा दिल्ली का कोर्ट है वो क्या करेगा, उस जगह की सर्च कर लेगा एंड जो भी आइटम्स उसको मिलेगी उस जगह में से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भिजवा देगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई हुई है कि जो भी आइटम्स आपको इंडिया के बाहर भिजवानी है, इंडिया के बाहर जो कोर्ट्स हैं उनको भिजवानी है, तो वो सबसे पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को दोगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि लंदन में सारे आइटम्स को भिजवा दें। तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा सेक्शन नंबर 110 के अकॉर्डिंग। ओके, अब चैप्टर नंबर 8 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के बारे में। अब सेक्शन नंबर 110 में थोड़ा सा तुमको आइडिया लग गया है कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स होते क्या हैं। इसके बारे में डिटेल में ये चैप्टर अलग से हमको बताता है। अब सेक्शन नंबर 111 पे हम आते हैं। इसमें हमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं विच कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनका
आइडिया होना चाहिए। एक है इसमें से कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का ये मतलब है कि कोई भी कंट्री जो इंडिया के बाहर है, कोई भी फॉरेन कंट्री, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। एंड स्टेट के साथ इंडियन गवर्नमेंट का कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, कोई ट्रीटी साइन होनी चाहिए इस कंट्री के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का यही मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी एक क्राइम के द्वारा ऑब्टेन हुई हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आइटम जो हमको क्राइम को करके ऑब्टेन हो रही है, उसको हम बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। बस आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। अब सेक्शन नंबर 112 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर सपोज इंडिया की कोई कोर्ट है, इसको इंडिया के बाहर किसी कंट्री से वहां के किसी बंदर की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करवाना है। सपोज दिल्ली की कोर्ट है, इसको लंदन की कोर्ट के जुरिसडिक्शन में कोई आदमी रहता है, उसकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवानी है। तो इस केस में एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दिल्ली की कोर्ट भेजेगी लंदन की कोर्ट को, एंड जो हमारी वहां की कोर्ट है वो इस बंदे की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड कर लेगी। तो जो पूरा प्रोसीजर है सेक्शन नंबर 112 में हमें गिवन है। इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि सपोज आपको उस लंदन के आदमी से कोई आइटम लेनी है। इस केस में लंदन के कोर्ट को आप ये वारंट भेजोगे कि आप इस बंदे से ये आइटम्स को कलेक्ट कर लो और आप दिल्ली की कोर्ट को आइटम्स भिजवा दो। तो जो पूरा प्रोसीजर है सेक्शन नंबर 112 में हमें गिवन है। एंड कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी आइटम जो वहां से आ रही है, इसको हम एविडेंस की तरह देखेंगे। तो अगर सपोज दिल्ली की कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उन प्रोसीडिंग्स में इन आइटम्स को आप एज एन एविडेंस यूज कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 113 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर सपोज इंडिया के बाहर कोई कोर्ट, लंदन की कोर्ट आपको सेम काम करने के लिए बोलती है, आपको वो बोलती है दिल्ली की कोर्ट को कि आप एक बंदे की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड कर लो या फिर आप उस बंदे से आइटम्स को सीज कर लो। अभी जो रिक्वेस्ट है ये आप फॉरवर्ड कर दोगे सीजीएम को, एंड सीजीएम खुद भी या फिर किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं कि आप इस पर्सन की टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर लो। तो वो सारी टेस्टिमनी रिकॉर्ड हो जाएगी, एंड इस केस में ये सारी की सारी टेस्टिमनी आप फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवा दोगे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी टेस्टिमनीज लंदन की कोर्ट में भिजवा देगी। ओके अब सेक्शन नंबर 114 पे हम आते हैं। इसमें एक सिंपल सी बात बोली है कि अगर आपको इंडिया के एक मैटर में, सपोज दिल्ली में कोई मैटर चल रहा है, एंड इसमें आपको लंदन में अरेस्ट करवाना है किसी बंदे को, तो यही सेम प्रोसेस होगा। लंदन की कोर्ट को आप भिजवाओगे अरेस्ट वारंट, एंड फिर वो जो कोर्ट है वो उस बंदे को अरेस्ट करके इंडिया भिजवा सकती है। ओके एंड सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर लंदन की कोर्ट को इंडिया में अरेस्ट करवाना है तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होगा। ओके तो ये सेक्शन नंबर 114 में स्पेसिफिकली अरेस्ट वारंट के बारे में बात करी गई है। अब दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इसमें गिवन है, थोड़ा सा हमको आइडिया होना चाहिए इनका। अब सेक्शन नंबर 115 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है अटैचमेंट और फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर सपोज हमारी कोई मैजिस्ट्रेट है हमारे, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक प्रॉपर्टी जो है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी कि थेफ्ट करके या फिर रॉबरी करके ये प्रॉपर्टी ऑब्टेन हुई है, तो वो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। ओके या फिर इनको लगता है कि लंदन की कोई जगह में लंदन की कोई जगह में ये कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। सपोज चोर जो हैं इन्होंने इंडिया में चोरी करी एंड प्रॉपर्टी फिर ये लंदन में भिजवा दी। अब इस पर्टिकुलर केस में लंदन की कोर्ट को आप बोल सकते हो कि इस प्रॉपर्टी को आप अटैच कर लो, एंड सेम प्रोसीजर हो सकता है कि अगर सपोज लंदन में चोरी हुई है एंड उसके बाद जो प्रॉपर्टी है ये इंडिया भिजवा दी गई, यहाँ पे भी जो हमारे वहाँ के कोर्ट है लंदन के, वो दिल्ली की कोर्ट को एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को सीज कर लो।
ओके। अब सेक्शन नंबर 116 जो है ये बोलता है कि अगर आपको इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करवानी है, सपोज हमारे अब बांग्लादेश का कोई कोर्ट है, बांग्लादेश का जो कोर्ट है ये इंडिया को भिजवाता है एक रिक्वेस्ट कि एक प्रॉपर्टी जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये इंडिया में पड़ी हुई है। अब इसमें जो दिल्ली का कोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है कि एक्चुअली में प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या फिर नहीं है। तो इस चीज़ का जो प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन करवाने का ये मैं सेक्शन नंबर 116 में गिवन है। ओके, तो आप पुलिस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो। या फिर सपोज कोई प्रॉपर्टी इंडिया में चोरी हुई है एंड इसको आपने कोई लंदन या बांग्लादेश में पहुंचवा दी है, तो इस केस में भी आपको इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो सेक्शन नंबर 116 में आप ऑर्डर दे सकते हो इन्वेस्टिगेशन के। अब सेक्शन नंबर 117 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि 116 में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उस दौरान का प्रॉपर्टी आपको मिलती है तो आप इसको अटैच या फिर सीज कर सकते हो। तो ये हमारे सेक्शन नंबर 117 में प्रोसीजर गिवन है। अब सेक्शन नंबर 118 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर ये जो प्रॉपर्टी को आपको कहीं पे स्टोर करना है, चोरी के आइटम की प्रॉपर्टी है या फिर प्रोसीजर ऑफ क्राइम के द्वारा ऑब्टेन कोई प्रॉपर्टी है, इसको आपको स्टोर करना है तो ये आप डीएम के पास या फिर डीएम ने जो बंदा बोला हुआ है इसके पास आप ये रखवा सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 119 जो है इसमें बोला हुआ है कि जिस भी बंदे से आप ये प्रॉपर्टी सीज कर रहे हो, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाली प्रॉपर्टी है, जिस भी बंदे से आप इसको सीज कर रहे हो उसको आप एक नोटिस सर्व करोगे कि क्यों हम इस प्रॉपर्टी को अटैच ना करें एंड क्यों हम इस प्रॉपर्टी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम घोषित ना करें। आप इसको शो कॉज नोटिस दोगे एंड इसका आंसर उसको देना पड़ेगा। ओके, अब आंसर के बाद अगर इनको लगता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी को हमको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम घोषित कर देना चाहिए तो सेक्शन नंबर 120 बोलता है कि यहाँ पे उसके बात को सुनने के बाद आप इस प्रॉपर्टी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम घोषित कर दोगे। या फिर अगर आपको लगता है कि नोटिस सर्व करने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर भी आप दे सकते हो एंड सीधा डायरेक्टली आप इसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हो। ओके, एंड इसके बाद जैसे आपने घोषित कर दिया इसको आप फोरफीट कर लोगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को आप इसकी जो पोजीशन है वो दे दोगे। अब सेक्शन नंबर 121 जो है इसमें बोला हुआ है कि अगर सिर्फ एक पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की है, पूरी प्रॉपर्टी नहीं लेकिन सिर्फ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसकी जो जो पर्सन है इसको आप बोलोगे कि फाइन दे दो। फाइन देने के बाद पूरी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी लीगली। ओके, तो उस पूरी प्रॉपर्टी को लीगल करने के लिए आपको फाइन देने के लिए बोल सकते हैं एंड उसके बाद आप ये नहीं मानोगे कि वो प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। ओके, अब सेक्शन नंबर 122 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर सपोज एक पर्सन है, इनको समझ में आ गया है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है इसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम घोषित करने वाले हैं, सपोज इनको नोटिस रिसीव हो गया है एंड जैसे इनको नोटिस मिला इसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टी को बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे जो ट्रांसफर है इसको हम वॉइड मानेंगे, इसका हम कोई इफेक्ट नहीं मानेंगे। इवन तो आपने इसको बेच दिया है तो लॉ की नज़र में यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा एंड ये जो सेल है इसको आप वॉइड डिक्लेयर कर दोगे। अब सेक्शन नंबर 123 में हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि प्रोसीजर क्या फॉलो होगा अगर आपको लेटर और रिक्वेस्ट भिजवाना है इंडिया के बाहर, तो सीजीएम वही प्रोसीजर को फॉलो करेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो ऐसे ही आप डायरेक्टली लंदन नहीं भिजवा दोगे कोई लेटर और रिक्वेस्ट, पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये जो रिक्वेस्ट है ये भिजवा सकते हो। अब सपोज जो हमारी लंदन की कोर्ट है उसको भी कोई भी जो लेटर और रिक्वेस्ट है वो इंडिया में भिजवाना है तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी रूल्स हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनके थ्रू ही भिजवाना पड़ेगा। ओके, एंड 124 हमारा यही बोलता है इसमें कि जो भी हमारी
रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड वो फॉलो करके ही आप जो पूरा हमने चैप्टर में प्रोसीजर पढ़ा है उनको फॉलो करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स आपको देखने हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बात नहीं करी गई है। बिकॉज इंडिया के बाहर आपको आइटम भिजवानी है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब चैप्टर नंबर 9 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे भी बात करी गई है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के बारे में। अब दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट स्टिल हमको इसमें गिवन है तो पढ़ना पड़ेगा। अब सेक्शन नंबर 125 इसमें बोला हुआ है कि सपोज एक पर्सन की कन्विक्शन हो जाती है, उनको केस में सजा हो जाती है, यहाँ पे एक सेशंस कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ये किसी भी पर्सन को कन्विक्ट कर रहे हैं तो इससे एक बॉन्ड भरवा सकता है। ये बॉन्ड 3 साल का होगा एंड इस बॉन्ड में ये बंदा लिखेगा कि आगे जाके मैं कोई क्राइम कमिट नहीं करूंगा एंड मैं शांति से, अगर मेरे को बेल मिलेगी तो मैं शांति से रहूंगा। तो ऐसा एक बॉन्ड आप भरवा सकते हो जिसकी वैलिडिटी जो है वो 3 इयर्स की होगी। ओके, अब यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस गिवन है, एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस यहाँ पे गिवन है। इन्हीं ऑफेंसेस में आप इस बॉन्ड को भरवा सकते हो। ओके, सपोज एक बंदे ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन की है एंड इसको सजा हो जाती है। ओके, इस केस में आप इससे बॉन्ड को भरवा सकते हो। अब ये जो बॉन्ड है एक एपेलेट कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ रिवीजन जो है वो भी भरवा सकती है। तो ये यहां पे सेक्शन 125 में बोला गया। अब सेक्शन नंबर 126 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो कि आईएएस क्लास के होते हैं, इनको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई बंदा ब्रीच ऑफ पीस कमिट करने वाला है, यानी शांति को भंग करने वाला है उनके एरिया में, तो इस बंदे से भी आप एक बॉन्ड को भरवा सकते हो कि मैं शांति को कि मैं शांति को भंग नहीं करूंगा। एंड इसको आप एक शो कॉज नोटिस भिजवा सकते हो कि क्यों हम इस बॉन्ड को इशू ना करें। तो इस शो कॉज नोटिस के बारे में सेक्शन नंबर 126 बोलता है कि आप इस बंदे को अपॉर्चुनिटी दोगे कि आप आओ हमारी कोर्ट में और बताओ कि क्यों हम आपको ये बॉन्ड ना भरवाएं। ओके, अब ये जो बॉन्ड है इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक की होती है। 125 को जो बॉन्ड था वहां पे हमने देखा था कि 3 इयर्स की उसमें वैलिडिटी थी, लेकिन 126 में 1 साल तक ये बॉन्ड वैलिड रहेगा। ओके, अब सेक्शन नंबर 127 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारी लोकेलिटी में एक बंदा सिडिशियस या फिर ऑब्सीन मटेरियल को पब्लिश कर रहा है या फिर वो ये काम करने वाला है, इस बंदे को भी आप शो कॉज नोटिस भेज सकते हो कि क्यों हम आपको ना बोले बॉन्ड भरने के लिए। ओके, तो ये 127 हमारा बोलता है। एंड यहाँ पे इस बॉन्ड की जो वैलिडिटी है ये भी 1 ईयर तक की होगी। 1 साल तक इसकी वैलिडिटी